हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस लेक्चर में हम आधुनिक भारत के एक नए टॉपिक उत्तरवर्ती मुगल शासक जो भी हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से मुगल शासक हुए हैं औरंगज़ेब के बाद। जो औरंगज़ेब के बाद मुगल शासक हुए वहीं उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाए, और उनके शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और उनके शासन का कालक्रम क्या है। मुख्यतः प्रश्न जो बनता है एग्ज़ाम में इन्हीं कुछ टॉपिक से बनता है, तो उन्हीं के संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो भी मुग़ल शासक हुए वो उत्तरवर्ती मुग़ल शासक कहलाए। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके तीन बेटे थे, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। इन तीनों के बीच में गद्दी को लेकर के संघर्ष होता है, जिसमें अंततः मुअज़्ज़म को सफलता मिलती है और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन शुरुआत करते हैं। 1707 से लेकर के 1712 तक इनका शासनकाल रहा। तो बहादुर शाह प्रथम, इन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। 1707 से 1712 तक इनका शासनकाल रहा। इनके समय में जो शिवाजी के पुत्र शाहू को कैद कर लिया गया था, उनको छोड़ दिया गया। औरंगज़ेब के समय में कैद किया गया था, जब इनका शासनकाल आया तो छोड़ दिया गया। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है खफ़ी खां। खफ़ी खां, इनकी पुस्तक है मुंतखाब उल लुबाब। इसमें इन्होंने बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा है। इसके बाद जो दूसरे शासक हुए उनका नाम है जहांदार शाह। 1712 से लेकर के 1713 तक छोटा सा इनका शासनकाल रहा। इनके समय में जो आमेर के शासक राजा जय सिंह थे उनको मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि दी और मालवा की सूबेदारी भी दी। ये वही जय सिंह हैं जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था और साथ ही जो आधुनिक खगोल वेधशाला है जंतर मंतर, उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इसके अलावा जो जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह, इनको महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी सौंपी। सूबेदारी होगा यहाँ पर, सही कर लीजिएगा। और इनके समय में एक लाल कुमारी नाम की वेश्या थी, उनका प्रशासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता था। साथ ही इन्हें लंपट मूर्ख भी कहकर पुकारा गया जहांदार शाह को। इसके बाद आता है फर्रुखसियार का शासनकाल, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और सैयद बंधुओं की सहयोग से ये शासक बने। यानी कि जो सैयद बंधु थे हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये दो भाई थे, इन्हें सैयद बंधु कहा जाता है। ये किंग मेकर बन करके उभरे और इन्होंने फर्रुखसियार को गद्दी प्राप्त करने में सहायता की। फर्रुखसियार के शासनकाल में ही जॉन सुरमन नाम के एक अंग्रेज़ प्रतिनिधि थे, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधियों का दल आया था जिसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैमिल्टन। तो उस समय जो ये फर्रुखसियार थे, इनको एक फोड़ा हुआ था, उसका सफल इलाज हैमिल्टन ने कर दिया था। उससे प्रसन्न होकर के 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम इन्होंने एक फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यही आगे चल करके जो बंगाल में नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए या रिश्ते खराब हुए, उसके लिए ये उत्तरदायी था। और मुग़लों के समय में जो मुग़लों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके साथ मुग़लों के काफ़ी अच्छे संबंध थे। बाद में जब ये गुरु गोविंद सिंह के बाद मृत्यु हो गई, उसके बाद जो एक सिख नेता बंदा बहादुर आए, उनके साथ इनके संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। शिक्षकों नहीं होगा, सिखों के साथ इनके संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। बाद में इन्होंने बंदा बहादुर की हत्या करा दी थी, इसलिए फर्रुखसियार को घृणित कायर कहकर भी पुकारा जाता है। फर्रुखसियार के बाद मोहम्मद शाह, ये 1719 से 1748 तक शासक रहे। और अगर आप उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में देखते हैं तो इनका कार्यकाल अपेक्षाकृत लंबा रहा है। इसके अलावा अकबर द्वितीय का कार्यकाल भी लंबा रहा, लेकिन वो अंग्रेज़ों के सहयोग से बादशाह बने थे। तो अपने आप जो उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में ये सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल मोहम्मद शाह का ही रहा है।
इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि जो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा प्रारंभ कर दी। और इस कड़ी में जो सबसे पहला राज्य था वो था निज़ामुल मुल्क की नेतृत्व में स्वतंत्र होने वाला हैदराबाद 1724 में। इसके पश्चात अलीवर्दी खां के नेतृत्व में बंगाल और सादत खां बुरहानुल मुल्क के नेतृत्व में अवध और सातुल्ला खां के नेतृत्व में कर्नाटक, इन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके अलावा इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह जब भारत से वापस जाने लगा तो इसने दिल्ली में बहुत ज़्यादा लूटपाट की। ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ से आक्रमण करके वो वापस गया था तो इतनी ज़्यादा इसे धन संपदा प्राप्त हुई थी कि इसने अपनी जनता पर 3 वर्षों तक कोई कर नहीं लगाया था। ये साथ में जो मयूर सिंहासन था जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं वो साथ में ले गया और कोहिनूर हीरा भी ले गया। और मोहम्मद शाह के समय में ही जो मराठा साम्राज्य था उसका विस्तार लगभग दिल्ली तक हो गया था। जो बाजीराव प्रथम थे, पेशवा बाजीराव प्रथम, उनके नेतृत्व में। इसके बाद नादिर शाह के जो उत्तराधिकारी थे अहमद शाह अब्दाली, उनका भी आक्रमण होता है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मुगल वंश में संगीत का सबसे ज़्यादा विकास मोहम्मद शाह के समय में हुआ था और इन्हें संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो संगीत के विकास के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया। मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था और इन्हें रंगीला उपनाम से भी जाना जाता है। मेनली ये उनका उस समय का दिया गया नाम नहीं है, बाद में जब बहुत सारे इतिहासकार उनके ऊपर लिखते हैं तो कोई ना कोई किसी को किसी वजह से कोई नाम दे देता है, वही आगे चल करके फेमस हो जाता है। फिर इसके बाद आता है अहमद शाह का शासन जो कि 1748 से 1754 तक रहे। कुछ खास इनके समय में नहीं हुआ, बस ये था कि इनके समय में भी अहमद शाह अब्दाली के कई सारे आक्रमण हुए थे। उसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के समय में जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुए थे। नवाब सिराजुद्दौला के साथ में जो लड़ने वाले कई सारे लोग थे उन्होंने विश्वासघात किया था और ये पराजित हुए थे। और इसी के साथ कंपनी बंगाल में एक प्रमुख शक्ति बनकर के उभरी थी। हालांकि 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उसके बाद कंपनी ने डायरेक्ट शासन नहीं लिया था। जब 1764 का बक्सर का युद्ध होता है तब जाकर के कंपनी ने अपने जो टैक्स कलेक्शन था वो खुद करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें दखलंदाजी शुरू कर दी थी। दखलंदाजी इससे भी थी 1757 के प्लासी के युद्ध से, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं था। जितना हो सका नवाब को हराया और दूसरे को नवाब बना दिया और बहुत सारे पैसे उससे ले लिए। लेकिन अगर देखोगे 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद कंपनी ने टैक्स कलेक्शन करना स्वयं प्रारंभ कर दिया था। आलमगीर द्वितीय के बाद आता है शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेकर के 1806 तक। ये शासनकाल तो इनका लंबा रहा, लेकिन ये बीच में काफ़ी समय तक अलग रहे अपने शासन से। अंग्रेज़ों ने इन्हें कैद भी कर लिया था। तो इनका मूल नाम था अली गौहर। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में जो वांडीवाश का युद्ध था 1760 में हुआ था। इसमें जो फ्रांसीसी थे वो पराजित हुए और उनकी जो शक्ति थी वो भारत से समाप्त हो गई। ये इन्हीं के समय में हुआ था। इसके अलावा 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ये भी हुआ। इस समय तक मराठा की शक्ति जो थी बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन ये ऐसा युद्ध है कि जहाँ से मराठा अगर देखा जाए तो लगभग समाप्ति होने वाले थे। धीरे धीरे करके फिर उनका डिग्रेडेशन शुरू होता है और आगे जा कर के जो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है 1817 के आसपास, फिर जहाँ से मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है, तो उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है लगभग। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें एक तरफ तो अंग्रेज़ थे, हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक त्रिगुट था जिसमें शामिल थे मुगल शासक शाह आलम, अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के जो अबदस्त नवाब थे मीर कासिम। इन्हें हटा करके अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था। तो ये त्रिगुट में शामिल हो गए और अंग्रेज़ों से युद्ध किया था जिसमें ये पराजित हुए थे।
फिर आता है अकबर द्वितीय का शासनकाल, 1806 से लेकर के 1837 तक ये शासक रहे। अंग्रेज़ों के संरक्षण में ये बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था 1817 में, जिसके पश्चात जो मराठा साम्राज्य था उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। इन्होंने अपनी पेंशन में वृद्धि को लेकर के महारानी के पास राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि लेकर के भेजा था, जिसका बाद में कोई परिणाम नहीं निकला था। इनकी पेंशन बहुत कम थी तो इसीलिए भेजा था कि कुछ पेंशन में वृद्धि कर दी जाए, लेकिन इसका कोई सफल परिणाम नहीं निकला और राजा राम मोहन राय की भी वहीं मृत्यु हो गई थी 1833 में ब्रिस्ले में। तो इनकी समाधि भी वहीं बनी हुई है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिनका उपनाम जफ़र है, ये जफ़र नाम से लिखा करते थे, राइटर थे। 1837 से लेकर के 1858 तक ये मुगल बादशाह रहे। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इन्हीं के समय में हुआ। विद्रोहियों ने इन्हें नेता बनाया, हालांकि उस समय इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, लगभग 80 साल के आसपास थी या उससे भी ज़्यादा, 80 के आसपास ही थी। तो एक्टिवली तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्हें एज अ सिंबल इन्हें जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेता घोषित कर दिया। बाद में 1858 में अंग्रेज़ों ने इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और रंगून भेज दिया। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई 1862 में। तो इनकी समाधि जो है वो रंगून में ही बनी हुई है। इसके अलावा दो और मुगल बादशाह हुए हैं जिनकी समाधि भारत से बाहर है। तो उसमें बाबर हैं जिनकी समाधि काबुल में है, और दूसरे हैं जहांगीर जिनकी समाधि लाहौर में है। तो ये उत्तरवर्ती मुगल शासक थे। तो ये कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक था। कभी कभी इसमें से प्रश्न पूछ लेते हैं, मेनली इसमें से सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी जो प्रमुख घटनाएं हैं किसके शासनकाल से जुड़ी हुई हैं ये पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन सारे की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज़ हो रहा है, जो UPPSC 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और RO-ARO 2016 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डेली उसमें क्विज़ हो रहा है। करंट अफेयर्स और GS के क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। साथ ही हमारा फेसबुक चैनल है जहाँ पर बहुत सारे नए क्वेश्चन वहाँ पर भी पोस्ट किए जाते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।